हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पादपों में श्वसन के बारे में, तो पादपों में श्वसन में हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज है वो दो पायरुवेट एसिड में टूट रहा था। तो ग्लूकोज को टूटने के लिए ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और ना ही CO2 वहाँ से कोई रिमूव हो रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि श्वसन है वो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाया जाता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। अब श्वसन एक क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे वायवीय श्वसन को। तो वायवीय श्वसन में सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा वो ग्लाइकोलाइसिस रहेगा, और ग्लाइकोलाइसिस वायवीय और अवायवीय दोनों के लिए ही समान रहने वाला है, क्योंकि ये O2 पे डिपेंड नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पे डिपेंड नहीं है। ये जब पायरुवेट बनेगा तो पायरुविक एसिड का फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के ऊपर। तो आप लोग देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें होता है कि ग्लाइको का मीन्स होता है शुगर और जो लाइसिस है उसका मतलब होता है टूटना। तो मैंने यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का मतलब लिखा है शुगर का टूटना, शर्करा का टूटना। और ये ग्लाइकोलाइसिस शब्द है वो नाम किसने दिया था? जेम्स ने दिया था। तो आप लोग ये चीज नोट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है EMP पथ। क्वेश्चन आपसे EMP पथ के नाम से यूं पूछा जा सकता है। EMP पथ का मतलब हो गया एम्डेन, मेयरहोफ और पार्नास। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीटली समझाया था। ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप है वो इन्होंने ही समझाए थे। तो हम इन तीनों के साइंटिस्ट के नाम पे भी इसका साइकिल का नाम है वो EMP पाथवे बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस है वो संपन्न कहाँ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस संपन्न कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। क्रैब साइकिल हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इसमें संपन्न होता है। इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इससे CO2 है वो रिमूव होना है, ठीक है। यहाँ पे O2 की आवश्यकता भी नहीं है, CO2 भी यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा। यह 10 पद की अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पे चरण कितने पाए जाएंगे? 10 पाए जाएंगे। टोटल 10 स्टेप में हमारा पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस होगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे स्टेप्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बोले ना, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ग्लाइकोलाइसिस है। आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सभी पद में एंजाइम की जरूरत होती है, केवल एक ही पद को छोड़कर। एक पद में एंजाइम की जरूरत नहीं होगी, बाकी सारे के सारे स्टेप्स पढ़ेंगे हम लोग, 10 स्टेप पढ़ेंगे, उनमें 9 एंजाइम हमें पढ़ने होंगे। उसके साथ में देखिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाली एक श्रृंखला होती है जो किसमें टूट जाएगी? पायरुविक अम्ल में, जो 3 कार्बन वाले होते हैं। और इसके अणु कितने बनेंगे? 2 अणु बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें आयन की कौन सी की आवश्यकता है? आयन जो एंजाइम को मोटिवेट करने का काम करेगा। तो आयन कौन सा होगा यहाँ पे? Mg+2, जो एंजाइम सक्रियता के लिए जरूरी है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें सारे के सारे जो चरण है वो उत्क्रमणीय है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप रहेगा, उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं नहीं होगी। ये कैसे रहेंगे? अनुत्क्रमणीय रहेंगे। अब हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट हम लोग को वैसे तो पूरा का पूरा ये फ्लो चार्ट समझने के बाद में देखने चाहिए, लेकिन आप लोग इसमें सीधा याद रख सकते हैं कि यहाँ पे हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ने वाले हैं 2 ATP का लाभ जो हमारे शुद्ध रहेगा और 8 ATP का लाभ जो हमारे कुल रहेगा। अब शुद्ध ATP का लाभ का मतलब हो गया कि हम जितने भी स्टेप देखेंगे उनमें डायरेक्ट जो हमें ATP मिल रहा है वो शुद्ध ATP होंगे, जो 2 होंगे। और जो कुल ATP का लाभ बोला है वो बोला है 8 ATP। 8 ATP का मतलब हो गया यहाँ 2 NADPH2 भी बने हैं, और आप लोगों को ध्यान में है कि 1 NADPH2 = 3 ATP। तो 6 हो गए, 6 + 2 = 8। तो हमें टोटल कितना फायदा होने वाला है? 8 ATP का फायदा यहाँ से होने वाला है। और जब तक फायदा आपको नहीं बताऊंगी तब तक आप आगे के प्रोसेस है वो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने रिजल्ट के दौर पे यहाँ पे जो फायदा होने वाला है एनर्जी का वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं हमारा ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप्स। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप्स के बारे में। तो सारे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आपको बनाने का जो तरीका रहेगा वो आप अपनी नोटबुक में, जो आपके बुक में बनाया हुआ है कि 10 स्टेप्स है वो एक लाइन में रख रखे हैं, लीनियर फॉर्म में लिख रखे हैं, उसी टाइप से आपको भी क्या करना है कि एक लीनियर फॉर्म में ही सारे के सारे स्टेप्स है वो लिखने हैं। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैंने 5 स्टेप एक साइड लिखे हैं और 5 स्टेप है वो एक साइड लिखे हैं। आप लोगों को रिएक्शन में आपको ध्यान में है कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलने वाले हैं, 2 ATP मिलने वाले हैं और 2 NADPH2 है वो मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट होने वाला है 8 ATP का। तो मैंने यहाँ पे ऊपर एक नॉर्मल सी रिएक्शन लिख ली जिसमें मैंने ग्लूकोज प्लस
टू एडीपी, क्योंकि एटीपी बनाने हैं हमें, ठीक है, प्लस टू फॉस्फेटाइन, ये फॉस्फेटाइन है वो एडीपी के साथ में जुड़ जाएंगे तो एटीपी बना देंगे। और यहाँ पे टू अनएडी यूज किए हैं। उसी के साथ में मैंने बात की है कि एंजाइम सारे के सारे कहाँ मिलने वाले हैं मेरे को, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल या कोशिका द्रव्य के अंदर। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर टू पायरुविक एसिड, टू एटीपी और टू NADPH2 का हमें ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो इस साइड बनाया है और जो मैंने इस साइड बनाया है, ठीक है, तो वो रिएक्शन के बीचों बीच बनाया है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है इसको बीचों बीच बनाने का रीजन ये हुआ कि ये हमारा क्या है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फेज है, ठीक है। उसके बाद में हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो ये फेज कैसा है, पे ऑफ फेज, ठीक है। मीन्स हम यहाँ ग्लूकोज को इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे मिल क्या रहेगा, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है वो मिल रहे हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि इस साइड जो हमने बनाया है, एक साइड डायग्रामेटिकली बनाया है और एक साइड मैंने जो सारे के सारे आपके बुक में नाम हैं, आप बुक खोल के बैठ जाइएगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिख दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओवरऑल 10 स्टेप्स है, 5 स्टेप इस साइड है, 5 स्टेप है वो इस साइड है। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ग्लूकोज का यूज करेंगे। अब ग्लूकोज है वो 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो मैंने यहाँ पे 6 कार्बन की स्ट्रक्चर बना दी। 6 गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना यूज किया था, 1, एक अणु यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1m। मोस्टली इधर वाली साइड में हम लोग सारे के सारे एक m की मतलब एक मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं और इधर बात करने वाले हैं 2 मॉलिक्यूल की। तो आप लोगों को सीधा ध्यान में रख जाएगा कि 5 स्टेप में सारे के सारे 1 मॉलिक्यूल्स हैं और उस साइड हम सारे के सारे 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में हम एटीपी का यूज करेंगे, मतलब एनर्जी का यूज करेंगे, तो जो फॉस्फेटाइन है वो फ्री हो जाएगा। एक फॉस्फेटाइन यहाँ फ्री हो जाएगा, एडीपी है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे हमें मैग्नीशियम की जरूरत होगी, तो Mg++ मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे यूज किया है। अब हमने कहा हर एक में हमने को एंजाइम भी पढ़ना है, तो एंजाइम में देखिए ग्लूकोज है वो 6 कार्बन स्ट्रक्चर है और 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सा, ठीक है। और जहाँ भी हम एटीपी का यूज करेंगे वहाँ पे काइनेज आपको नाम ध्यान में रखना है, तो काइनेज का होगा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो जो यहाँ पे P फ्री हुआ था, फॉस्फेट फ्री हुआ था, उस फॉस्फेट को क्या करेगा, इस ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे जोड़ देगा। तो यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रक्चर बनी है, सेकंड स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर, आपको फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्लूकोज है, एटीपी यूज किया, एडीपी रिलीज हुआ, फॉस्फेटाइन है वो उसके 6 नंबर कार्बन पे जुड़ गया, तो उसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो ग्लूकोज का जो आइसोमर होता है वो होता है फ्रक्टोज। दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो अलग होती है, फॉर्मूला वही C6H12O6 होता है। तो ये बात आप लोगों को केमिस्ट्री में ध्यान में होगी ही। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आइसोमरेज मैंने आपको जब एंजाइम पढ़ाए थे तो मैंने बताया था आइसोमरेज का मतलब होता है समावयवी, ठीक है, एक दूसरे के जैसे एकदम। तो आइसोमर्स है ये, तो आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये एरो एक ही बनाया, मतलब ये क्या है, फर्स्ट, थर्ड और 10th, ये इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं रिएक्शन से, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सब में मैं एरो है वो डबल चलाते हुए चलूंगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कहेगा कि भाई जो पूरी की पूरी ये चेन है, इस चेन के एक साइड है वो फॉस्फेट लगा दिया। अब ये कहेगा यार एक साइड में अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को दूसरी साइड में भी क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, ठीक है। तो फ्रक्टोज है वो अपना दोनों टाइप से क्या कर लेगा, ये फॉस्फेटाइन है वो जोड़ लेगा, तो उसके लिए हमें वापस वही एटीपी यूज करना पड़ेगा। एडीपी है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वापस वही मैग्नीशियम यूज हो रहा है और फॉस्फोफ्रक्टो नाम से समझ में आ जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को यूज करना है। ऊपर की तरफ हम लोग हेक्सोकाइनेज यूज कर रहे थे, नीचे की तरफ आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो यूज करना है। उसके बाद में हमारी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, फ्रक्टोज सेम वही है 1,6 दोनों साइड में जुड़ चुके, डाई फॉस्फेट, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। अब दोनों साइड में
फॉस्फेटाइड है वो आ चुके हैं। तो हम यहाँ इसको बीच में से काटेंगे तो 3 कार्बन इस साइड और 3 कार्बन इस साइड। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो फोर्थ स्टेप रहेगा, इस फोर्थ स्टेप में एल्डोलिज एंजाइम काम करेगा जो इनको 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। तो यहाँ पे ये स्टेप इधर और ये इस साइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ और यहाँ 3-3 कार्बन के साथ में एक फॉस्फेट है वो जा चुका। तो जाने के बाद में इसका जो नाम होगा वो DHAP, जो मैं आपको बता चुकी, डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, DHAP है वो अनस्टेबल प्रोडक्ट है और जो इस साइड हमने बनाया है वो बनाया है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड DHAP बन गया तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स है, समावयवी है। तो इन्हीं आइसोमर्स को आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, एक जैसा ही बना दिया जाएगा। मतलब इस स्ट्रक्चर को डाई, ये जो हमारे हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से हम जितने भी मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं आगे वो 2-2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे की तरफ जो बात करें कि भाई ये भी कह रहा है कि एक तरफ तो अच्छा लग नहीं रहा, इसके भी एक तरफ है, इसके भी एक तरफ है, इनके दोनों साइड में फॉस्फेटाइन ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एंजाइम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड यूज करने से दोनों साइड में क्या आ गए, वापस फॉस्फेटाइन आ गए। अब इन फॉस्फेटाइन आने के बाद में हम इसका नाम बोल देंगे 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ तक हम लोग सारी की सारी 1 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज ने अपने स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए एक फॉस्फेट बनाया, फिर एक फॉस्फेट बनने के बाद में कहा ग्लूकोज कि मैं पूरा का पूरा फ्रक्टोज में चेंज हो जाता हूँ। फ्रक्टोज में चेंज होने के बाद में फ्रक्टोज ने कहा कि भाई मेरे को दोनों साइड में फॉस्फेट चाहिए, लगाया दोनों साइड में फॉस्फेट। फिर एल्डोलिज आया, एल्डोलिज ने उसको बीच में से काट दिया, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब सेपरेट है तो DHAP चलेगा या डाई, ये जो हमारे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो चलेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों का सॉल्यूशन करने के लिए कि भाई इसके इस साइड में फॉस्फेट है तो एक साइड और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी जोड़ दो और इसके यहाँ पे भी जोड़ दो, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। वो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो आई होप आप लोगों को इस साइड की फेज है वो पूरी समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हमने बनाया है, ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में हम डिहाइड्रोजनेज कर देते हैं। डिहाइड्रोजनेज करने से क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड है वो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1,3-फॉस्फो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1,3-डाईफॉस्फो है वो तो वैसे का वैसा रहने वाला है, लेकिन ग्लिसरैल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे NAD के पे कितने मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ पे 2 NAD के यूज किए तो NADPH2 है वो रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या हो गए, डिहाइड्रोजनेज। तो नाम क्या हो गया इसका, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेम जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को दोनों क्या दिखेगी, सेम दिखेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें क्या करना है, हमें 1 नंबर पे वापस फॉस्फेट बनाना है, क्योंकि हमें बनाना तो पायरुविक है, ये फॉस्फेट को तो घुमाने का काम चल रहा है, पायरुविक एसिड बनाना है। तो ये यहाँ से 1 नंबर कार्बन पे जो प्रेजेंट जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको वापस हम रिमूव कर देंगे। उसको रिमूव करने के लिए हम 2 ADP का यूज करेंगे 2 ATP का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, इसको कहेंगे ट्रांसफॉस्फोरिलेज, मतलब कि फॉस्फेटाइन को भगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ADP यूज कर रहे हैं और 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने ADP और ATP को बहुत सिंपल सा फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या बना रखा है मैंने, इस पे राउंडेड बना रखे हैं, मतलब ये प्रॉफिट है। हमें क्या मिले, 2 ATP का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो 7th स्टेप में है वहाँ ATP का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बचेगी वो क्या बचेगी, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बेचारा 1 से जो फॉस्फेट था वो क्या हो गया, चला गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 ATP हैं जो प्रॉफिट में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रॉफिट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूज किए हैं उनकी भी तो भरपाई करनी है, तो यहाँ पे जो यूज किए थे उनसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 2 ATP है वो हमारे प्रॉफिट में नहीं काउंट होंगे, 2 NADPH2 है वो हमारे प्रॉफिट में काउंट होंगे, जो 6 ATP की फॉर्म में हमें ETS साइकिल में मिलने वाले हैं। अभी हम
NADPH2 की फॉर्म में ही रखने वाले हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कि जो हमारा 8th स्टेप रहेगा, 8th स्टेप में म्यूटेज एंजाइम काम करेगा, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है अपनी जगह को चेंज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूटेज एंजाइम काम कर रहा है वो क्या करेगा, 3 नंबर कार्बन पे जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ था उस 3 को उड़ा के कहाँ लगा दिया, 2 पे लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर। उसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे है कि इसको इनोल ग्रुप में चेंज करना है, तो यहाँ पे इनोलेज एंजाइम काम करेगा जो क्या करेगा, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब हमें ओवरऑल सारे के सारे फॉस्फेट्स को रिमूव करके हमें क्या निकालना है, पायरुविक एसिड निकालना है। तो हमारा जो लास्ट स्टेप रहेगा वो लास्ट स्टेप में हम वापस 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, तो 2 ही ATP यूज करेंगे, जिससे 2 ATP का हमें नेट जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमें शुद्ध लाभ हो रहा है, प्योरली हमें जो ATP मिल रही है वो ATP यही 10th स्टेप में मिल रही है। और पायरुविक एसिड काइनेज की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, पायरुविक एसिड के मिलने वाले हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को ये स्टेप्स और ये स्टेप्स हैं वो आपको एक लाइनियर फॉर्म में ही ड्रॉ करने हैं। तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात है वो ऐसे समझने की है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना है। एक स्टेप गायब होते ही आगे के सारे स्टेप्स वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।